हेलो एवरीवन, आई एम संदीप विद टीम क्लैट प्रेप और आज 20 दिसंबर हम लोग करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की फैक्चुअलिटीज। हाँ, काफ़ी दिन बाद हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम लोग टारगेट करेंगे जो आगे आने वाला जो ईयर है, एक साल है, और उस साल में होने वाला जो क्लैट एग्जाम है, इवन दैट क्लैट एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम है और वनडे एग्जाम में जितनी भी चीज़, जितने भी जीके पूछे थे, उन सबको टारगेट करते हुए हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा होगी, इवन दैट एनालिसिस नहीं होगी, ये फैक्चुअल एनालिसिस होगी। मैं हर बार ये कहता हूँ कि हम लोग एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस जो होती है वो आपको पता है कि यूपीएससी आईएएस जो मेंस रिटर्न करते हैं वहाँ पर एनालिसिस की नीड होती है। इवन दैट प्री में भी हमें फैक्चुअल एनालिसिस की नीड होती है, जहाँ पर वन लाइनर एग्जाम जो वन लाइनर एग्जाम होते हैं हम उनको टारगेट करते हुए कर रहे हैं। अगर क्लैट देखें तो पैसेज बेस्ड एग्जाम है, लेकिन वहाँ भी अगर फॉर्मेट देखा जाए तो वन लाइनर एग्जाम ही होता है, और उस वन लाइनर को टारगेट करते हुए हम लोग आज के एनालिसिस को, एक साल के एनालिसिस को कवर करेंगे। मैं सबको पहले से बता दूं, आज फर्स्ट डे हम लोग का, तो हम लोग इस एग्जाम को जिस तरह टारगेट करेंगे कि आप लोग को सबसे पहले एक नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में जो हमने पिछले साल किया, नोटबुक लेनी है, और उस नोटबुक में आप लोग को डेट वाइज फर्स्ट डेट आपको जो आज की 20 दिसंबर ये डालनी है, और उसके नीचे जितनी मैं इंफॉर्मेशन बताऊं उसको बिल्कुल नोट करते हुए आगे बढ़ना है। एक बात और याद रखना, उसके बाद आप लोग जाएंगे न्यूज़पेपर में। मैं हमेशा इस बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग को दो न्यूज़पेपर लेने हैं, एक लेना है आपका द हिंदू और एक लेना है इंडियन एक्सप्रेस। दोनों को थोड़ा ध्यान देना। जो इंडियन एक्सप्रेस है, मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फिजिकल कॉपी ले लो और ये ऑनलाइन कॉपी ले लो तो अच्छा रहेगा। फिर अपनी अवेलेबिलिटी आप देख लो कि आपके पास कौन सा अवेलेबल है, उस बिहाफ पर आप अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हो, कन्वर्ट भी कर सकते हो कि मेरे लिए ये सुटेबल है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन कहोगे तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। और आप कहोगे सर पिछली बार हम लोग द हिंदू भी ज्यादा फोकस कर रहे थे, मेरा इस बार का जो टारगेट रहेगा इंडियन एक्सप्रेस रहेगा। रीजन, मैं लास्ट 6 मंथ कई दिन से मैं द हिंदू को लगातार वॉच कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उतना अच्छा न्यूज़पेपर नहीं आया जितना इंडियन एक्सप्रेस आ रहा था हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कारण से मैं इस बार इसको रिकमेंड, जब हमें नीड पड़ेगी तो हम ज्यादा फोकस करना द हिंदू में स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो जब अच्छा आर्टिकल होगा तो हम उसे जरूर कवर करेंगे। लेकिन अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है इंडियन एक्सप्रेस, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस क्यों रहूंगा। स्टूडेंट के पर्पज से भी इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा है, तो उस बिहाफ पर हम लोग इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रहेगा हमारा इस बार का फॉर्मेट। और आपको संडे का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों नहीं आएगा, हम लोग नहीं करेंगे। संडे को ऑफ रहेगा, और जब संडे को ऑफ रहेगा तो आप लोग के जो रिमेनिंग 7 डेज का आप लोग द हिंदू कवर करोगे, उन 7 डेज में, उन 7 दिनों में आप लोग को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रखनी है कि 7 दिन का उसे कंपाइल करना। आपको सर कंपाइल करने का मेथड क्या होगा तो देखो, अगर मैं 5 दिन पढ़ाऊंगा तो मुझे पता है कि ये लगभग एक न्यूज 2 से 3 बार रिपीट होगी। आज ही देखोगे तो 2 से 3 बार रिपीट होगी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों में आ रही है। तो हमें रिपीट न्यूज को नहीं वहां पे कलेक्ट करना, हम लोग को जो रिमेनिंग न्यूज है, नई न्यूज है, उनको कलेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरह से हमारा चलेगा। और आप देखना, कोशिश करना कि जो आपका कंपाइल हो, संडे के दिन आप कंपाइल कर रहे हो, मोस्टली 8 to 10 न्यूज ही आप लोग वहां पर लिखो, उनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख लो, जो इन्फॉर्मेशन आपको कवर नहीं। तो उससे होगा क्या, एक बार का रिवीजन हो जाएगा हमारा, रिवीजन के बाद दोबारा एक छोटा सा एक पेज का एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। तो हमारे मंथ के 4 पेज का एक मंथ का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। मेरे समझ से वो मोर देन इनफ होगा एक मंथ को कवर करने के लिए। अगर बीच में कोई चीज जब रिवाइज कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, तो हम अंदर देख सकते हैं, अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर कंटेन होगी, लिखी होगी। तो उस तरह से हमारा ये चलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग महीने के 4 पेज बनेंगे, और लगभग हम 12 मंथ का कवर करेंगे, तो लगभग 30 to 34 पेज में हमारा पूरा द हिंदू कवर हो जाएगा और इंडियन एक्सप्रेस दोनों कवर होगा। और देखो कि जितनी इंफॉर्मेशन को आप लोग, प्लीज मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको दे रहा हूं, हम लोग इसको लाइव फॉर्म में रहेंगे, हमेशा 6:30 ऑनवर्ड लाइव रहेंगे। देखो, एक मेंटल आप लोग का मतलब सोचना होता है। मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस करता है, कि आप जितने लोग लाइव रहोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्लीज रिकॉर्डेड फॉर्म मत देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये रिक्वेस्ट मानो या आपका ऑर्डर मानो, जो आपको समझना है समझो, आप हमेशा लाइव देखना। आप कहोगे सर लाइव में फायदा क्या होता है। मैं एक ही बात जानता हूं कि मैंने जब से मैं कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के साथ जो इशू होता है वो कंटिन्यूटी की आती है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। और मुझे नहीं पता कि किस लिए नहीं पता, एक्चुअली होता भी है। मैं भी आपकी जगह होता हूँ, चलो ठीक है कल देख लेंगे, खत्म करेंगे, 2 देख लेंगे, 3 देख लेंगे, नहीं हो पाती, वो छूट जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले जब इस बार टॉपर्स के रिजल्ट आया तो इवन बहुत अच्छा रिजल्ट था, तो मैं सबको कांग्रेट्स करना चाहूंगा। जितने भी हमारे स्टूडेंट थे और जितने भी मुझसे जुड़े हुए थे और जितने भी क्लैट प्रेप से जुड़े हुए थे, उन सबको मैं
कांग्रेट्स करना चाहूँगा, क्योंकि उनने इतना अमेजिंग रिजल्ट दिया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट था और आप लोगों ने जो मेहनत थी वो बहुत अच्छी थी। इवन दैट हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की, उसके लिए मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए कहने के लिए। जैसा जैसा आप लोगों ने टॉप पर टॉप किया, मैं इनकी कभी कभी स्टोरी बताऊंगा। वो स्टूडेंट खुद जानते होंगे कि जब वो मुझसे इंटरेक्ट करते थे तो उस समय उनकी क्या फीलिंग हुआ करती थी और जीके के बारे में क्या सोचना हुआ करता, कैसे कैसे उनकी फीलिंग बदली, हम धीरे धीरे इसको भी जानेंगे। आप जितने जानते होंगे, जितने टॉपर्स थे लिस्ट थे, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको खुद भी बिलीव नहीं था कि हम लोग जीके में इतना अच्छा करेंगे। ठीक है, बाय लक टचवुड हम लोग ने जितने जीके पढ़ाई थी वो सारे लोगों ने कहा जीके इजी थी। हाँ, जीके इजी थी, बट मैं यही कहना चाहूंगा जीके इजी तब थी जब आप सब कुछ पढ़ के गए थे। नहीं पढ़ के गए तो जीके कुछ भी आई थी, आप कुछ भी नहीं करते, हाथ खड़े कर देते। तो जीके अच्छी थी। अगर एलएड का देखा जाए तो एलएड की और अच्छी जीके थी, और एलएड की जीके में हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया, अमेजिंग, बहुत अच्छा था। और कभी कभी हमारा लक भी होता है कि हम लोगों ने जो पढ़ाया वही आपके एग्जाम में आ गया, वो एक बेटर कंडीशन बन जाती है। जैसा मैंने देखा, हमने 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देखी थी, शुरू के 3 टॉपिक और तीनों आपके पैसेज में रखे हुए थे, थोड़ा सा अच्छा लगा और हमारे स्टूडेंट सारे करके भी आएंगे और अच्छा लगा। तो ये एक अच्छी बात थी कि जितना हम लोगों ने पढ़ाया उतना सारी बातें बिल्कुल डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट आ गई थी। लोग कह रहे हैं कि इजी था इजी, तो इजी था, फिर भी रैंक हमारे यहाँ से क्यों है, इसका भी लॉजिक आपको समझना चाहिए। जरूरी नहीं कि इजी है तो सब कर पाएंगे, नहीं होता। जो लगातार मेहनत करेगा वही करेगा। बाकी सब कभी टॉपर्स की कहानी बताऊंगा, उन्हीं से पूछ लेना कभी कि क्या इजी था, क्या टफ था और कितनी मेहनत हमने की है। जीके से आप फिर डर लगता है, लगेगा डर, तो आप लोग जितना डर लगेगा उतना अच्छी बात होती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके लिए सुनना बात को। तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू चलेगी। आप चाहें तो मुझे मंडे को अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 90% स्टूडेंट नहीं आता है, वो उसकी गलतियां होती हैं, आपको गलती परखने का मौका मिलेगा। मैं हर मंडे आपके जो हेड ऑफिस है उसमें अवेलेबल मिलूंगा। मैं हर मंडे को आप लोग की इसकी पूरी जो जितना आपने शॉर्ट नोट्स बनाया वो मुझे आप चेक करवा सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि 10% ही स्टूडेंट मेरे पास आता है। बहुत अच्छी बात होती है, मेरा बर्डन थोड़ा सा कम होता है और आपका बर्डन बन जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे पता है कि शुरू में एक दिखावा भी होता है, वो सब दिखावा मत करना, हमें नीड नहीं होती दिखावा। आप आना और इन सब चीजों को हम लोग को, या 10% जो मंडे को आपको मंडे जब भी आप मंडे आना, मंडे में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, तो मंडे को आपको आके आपको मुझसे मिलना है, मुझे ये दिखाना है, मैं आपकी सारे कंपाइल कर लूंगा। जो इंप्रूवमेंट हो सकते हैं पॉसिबल वो इंप्रूवमेंट करते हुए चले जाएंगे। और देखना 3 मंथ 4 मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जीके में बहुत अच्छी कमांड हो चुकी है। बस आप लोग कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहना, ये इस बात को मैं श्योर करूंगा, गारंटी दूंगा कि आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। बस 3-4 महीने की बात है, बस इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें परेशान नहीं होना। तो नाउ यहाँ से आपको लाइव आना है, रोज 6:30 आपको लाइव रहना। लाइव रहने के बाद सारी चीज़ों को कंपाइल करना है, लिखना, बस छोटी सी एक्सरसाइज है वो रोज करना है। और इसके बाद जाके न्यूज़पेपर पढ़ना है। पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, पहले न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे। मैं नहीं चाहता टाइम ज़्यादा वेस्ट करो। हाँ, मैं 1-2 आर्टिकल को टिक कर दूंगा कि ये थोड़ा इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना। क्यों, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से CR बेस पर भी एक अच्छा पैसेज वहां से बन सकता है। तो मैं उनको टारगेट करता हुआ, उनको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। वो आप लोग घर में एक बार खुद से रीड करना। तो दोनों की प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी, एक तरफ जीके एक तरफ इंग्लिश, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप ये हो जाएगा। मैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू अलग कर दूंगा, आप उसको रीड करोगे तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप उसमें निकल कर आ जाएगा। हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग क्या पढ़ें इसमें, हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए इसमें पूरे न्यूज़पेपर में अगर पढ़ना है। पहली बात तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा कि पढ़ना क्या चाहिए। पहला, अगर आपने द हिंदू को पिक किया है तो द हिंदू को भी आप में देखना। द हिंदू में सबसे पहला पेज आता है फ्रंट पेज। मैं कह रहा हूं कि शुरू के जो 15 डेज होते हैं, शुरू के जो 15 दिन, जो नए व्यूअर्स है या नई पहली बार इसको द हिंदू को वॉच करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं द हिंदू को लिख देता हूं कि फ्रंट पेज में ऑल न्यूज पढ़नी है। 15 दिन तक ऑल न्यूज पढ़नी है। ऑल न्यूज का मतलब जो उसकी हेडिंग है वो सारी न्यूज को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। 15 दिन तक टाइम है तो पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पेज को ऑल पढ़ना है। सेकंड पेज जो आता है यहाँ पर वो आपको नहीं पढ़ना। सेकंड पेज जो आता है आपका सिटी का, वो डिपेंड करता है कौन न्यूज़पेपर ले रहा है, लेकिन सिटी नहीं पढ़ना। सिटी के बाद दूसरा थर्ड आएगा स्टेट का, तो स्टेट भी आपको नहीं पढ़ना है। स्टेट के बाद आप जाना, यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन आ जाएगा। एडिटोरियल में कुछ ऐसा बना होगा, ये एडिटोरियल होगा, यहाँ पर 4 सेक्शन होंगे, एक साइड में 2 एडिटोरियल होंगे, एक बीच में बड़े एडिटोरियल होंगे। तो इन एडिटोरियल्स को आपको रिसेंटली जितने भी दिन है ऑल एडिटोरियल को आपको पढ़ना है। कितने, 15 डेज तक, 15 दिन तक। आप लोगों से 15 दिन बाद क्या करना, 15 दिन में मैं हूं ना, जुड़े हैं ना हम लोग, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। भले इतना तो करके दिखाओ ना मुझे। 15 दिन बाद क्यों कह रहे हो कि आप आते हैं बहुत सारे लोग, सर 15 दिन बाद क्या करेंगे, तो वो देखेंगे ना हम लोग। तो ऑल को पढ़ना है,
एडिटोरियल के बाद आपका आता है यहां पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, है ना। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वन टाइम आपको रीड करना ही करना है। कब कब? 15 दिन तक। अभी के स्टूडेंट की बता रहा हूं, अगर ये वीडियो मेरा आज आप लोग देख रहे हो, आज है 20 दिसंबर है, आप लोग ये वीडियो अगर 1 साल बाद देख रहे हो, 1 साल में 6 महीने बाद देख रहे हो, तो ये एक्सरसाइज फॉलो नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं अभी तक की ये बातें बता रहा हूँ। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देखना, फिर इसके नेशनल और इंटरनेशनल, मैं हमेशा कहता हूँ जो नेशनल में 2 पेज आते हैं, एक पहला पेज आता है, दूसरा पेज। पहला पेज पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना। मैंने बताया था ये 30 वाले लोगों के लिए होता है। नेशनल के बाद इंटरनेशनल आता है, सेम इंटरनेशनल में बिल्कुल यही करना है। पहला पेज पढ़ना है, दूसरा पेज लेफ्ट करना है। उसके बाद आगे स्पोर्ट्स में जिसमें इंटरेस्ट है रीड कर लेना, रीड करो, इंग्लिश बढ़ेगी। स्पोर्ट्स के लेक्चर हम लोग बाद में लेते हैं, वहां से कवर अप हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आप लोग को बस इतने द हिंदू पढ़ना। और हाँ, मस्ट सबको पढ़ना है, सारे स्टूडेंट पढ़ना है। जो इंडियन एक्सप्रेस आएगा उसका एक्सप्लेन सेशन मस्ट पढ़ना है। एक्सप्लेन सेशन कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह से आर्टिकल बना होगा, एक ऊपर आर्टिकल लिखा होगा, एक साइड में छोटा सा एक बड़ा आर्टिकल, यहाँ पे एक नीचे आर्टिकल, 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में आता है। तो आपको ये चारों आर्टिकल आपको मस्ट पढ़ने ही पढ़ने। इसको स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इवन दैट मैं इतना कह सकता हूँ कि आप पूरा द हिंदू ना पढ़ो, एक्सप्लेन सेशन भी पढ़ लो तो भी है। याद रखना, कभी मिस हो जाता है द हिंदू, गलती से आप बिजी होते, बीमार होते, सबके साथ होता है, मिस होता है, तो एक बार कान में ईयरफोन लगाकर कम से कम 5 मिनट 2x की स्पीड में मुझे देख लेना, उतना भी होता है। लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा, नोट करना पड़ेगा। नोट नहीं करोगे तो सब कुछ वॉश आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये चीजें होंगी तब जाके हो पाएंगी। मैंने बहुत शॉर्ट बताया, एक्चुअली इसकी तो मैं पूरी क्लास भी लेता हूँ। सब लोग जानते हो कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर की मेरी क्लास भी होती है, स्पेसिफिक क्लास होती है आपके क्लासरूम प्रोग्राम में। तो मैं उस समय भी आप लोग को सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ और एक न्यूज़पेपर में आपके सामने पढ़ के दिखाता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे। लेकिन अभी तक की जो बात है, तो अभी बस आप लोग को इतना करना है और कुछ भी नहीं करना। अब सुनना, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें मैं बहुत ही स्पीड से चीजों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करूंगा कि अभी तक क्या चलता रहा है। मैं इसको ढंग से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जितनी बातें अभी तक हमारा पास था, अभी तक 15 दिन में क्या चल रहा था इस न्यूज के बारे में, न्यूज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल से आपको एक रिदम में आ जाओगे आप लोग, उन चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड करते रहो, करना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा सारी चीज पड़ी हुई है। बस 7 दिन 8 दिन तक ही आपको पेन होगा। मैंने कहा कि शुरू के 15 दिन तक कोई अगर एक्सरसाइज कर लेता है, मैं ये मान लेता हूं कि वो आगे कर ले जाएगा। 15 दिन एक्सरसाइज नहीं होती, मुझसे लिख के लो, 50% स्टूडेंट 15 दिन कंटिन्यू मुझे नहीं कर पाएगा, उससे प्रॉब्लम होगी। मैं तो यूं ही कंटिन्यू करूंगा और मैं तो लगातार चलता रहूंगा, ठीक है ना। हाँ, छोड़ के चले जाओगे तो देखते हैं कितने लोग आते हैं। और हाँ, आप सबके कमेंट मैं हमेशा पढ़ता हूं, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। प्लीज आप लोग जरूर रोज कमेंट करना। मुझे ये मतलब नहीं कि मेरे कमेंट बहुत सारे हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं कभी कहूंगा ही नहीं आज के बाद ना। मैं ऐसा करूं कि आप बढ़ाओ, आपकी मर्जी जो करना हो। बस मैं एक चीज चाहूंगा कि कमेंट जरूर पढ़ूंगा और कमेंट्स में जितने आपके क्वेश्चन हैं जरूर लिखना। मैं उन कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके नेक्स्ट डे आपको उन कमेंट्स के आंसर दूंगा। तो जितने क्वेश्चन हैं वो कमेंट में लिखना, मैं उसकी स्क्रीनशॉट करूंगा, आपका नाम कॉल करूंगा। याद हो जाते हैं वो नाम, मुझे याद हो जाते हैं और थोड़ा सा एक इंटेंट पता चलता है कि ये स्टूडेंट ज्यादा अच्छा कर रहा है आज की कंपेयर से। और प्लीज परेशान मत होना, अगर कभी एक दिन आपका ना आ पाए नंबर तो दूसरे दिन आ जाएगा, वेट करना। हो सकता है कि एक ही कमेंट आया, 2 कमेंट आए, तो मैं उस दिन नहीं टाइम खराब करूंगा, उसको अगले दिन कर लूंगा, लेकिन कर दूंगा। 1 हफ्ते में आपका नाम जरूर आ जाएगा। तो आपका कमेंट, आपके क्वेश्चन मुझे मस्ट हैं, वो जरूर आप लोग पूछना। मैं उन कमेंट को जरूर आपको रिप्लाई भी करूंगा कि आप में से कौन ठीक से पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। जज करने का इससे अच्छा तरीका मेरे पास नहीं है इन ऑनलाइन मेथड में। ऑफलाइन मेथड में तो फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन मेथड में मुझे इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। और हाँ, जीके में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टूडेंट है, इवन दैट जहां का भी स्टूडेंट है, वो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो नीचे लिखकर। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं जरूर उसको कॉल भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना मेल आईडी या कुछ भी देना, मैं डिफरेंट वे से भी आपसे कनेक्ट कर लूंगा। आप करना तो एक बार, ठीक है ना, एक बार करना। आप नीचे अपना कांटेक्ट नंबर मत देना, वरना दूसरे लोग भी कॉल करने लगे। आप इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हो, ये दे देता हूं, मैं वहां से आपको कनेक्ट करके आप तक अप्रोच जरूर करूंगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो मैं वहां पे मैसेज डालूंगा, फिर आप वहां से हम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बाकी और कोई मेथड नहीं बनता, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारी चीजें हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता है। और बाकी आप लोग तो बस मेरे साथ बने रहना, बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और 1 साल का पूरा प्रोग्राम होगा और 1 साल तक हम लोग अगर ऐसे बने रहेंगे तो हमारी जीके
मैं कह रहा हूं कि अपने से अच्छी जी के कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं हर साल यही चैलेंज कहता हूं, अगर इससे अच्छी जी के आप लोग अगर लोग कर पाओ ना, तो मुझे बता देना, मैं भी वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। अगर इससे ज्यादा मैं इवन दैट अपने स्टूडेंट्स के बेस पर ये भी बोल देता हूं कि आपको कोई भी यूपीएससी, कोई भी आईएएस, कोई भी आरएस का बच्चा बैठा हो, अगर वो भी यहां पर बैठा हुआ है, अगर मेरे स्टूडेंट बैठा हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि रिफाइन होने के बाद, मतलब 5-6 महीने पढ़ने के बाद मेरे स्टूडेंट हमेशा आगे निकलेगा। चाहे पता कर लेना, चाहे ये इसको मैं सीधे चैलेंज करता हूं, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस चैलेंज करता हूं, कोई मुझे और कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। मैं बढ़ता हूं आज बहुत शॉर्ट में, बहुत सारी चीजों को एक साथ कंपाइल करते हुए जो चीजें लिखते हैं ना। पहला आर्टिकल द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन से लिया गया है, तो द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन समझना 370, एक्चुअली ये नीच पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम कई दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 370 वर्डिक्ट, सबको पता है कि यहाँ पर 5 जजेस की बेंच बैठी थी, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, और इन जजों में 5 और 0, 5 और 0 से वर्डिक्ट आया था, और कह दिया गया था, इन 5 लोगों ने कह दिया जो 370 था बिल्कुल सही था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। 370 क्या है, शायद आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं, जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, और इस 370 को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था, और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में लिखकर तैयार किया गया था, और वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिखकर तैयार किया था। तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को 356 यहां पे लिखकर तैयार किया था, 370 में लिख दिया गया था। याद रखना, एक और स्पेशल स्टेटस लिखा था 35A में, अलग से एक स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ था। यहां पर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर लिखा, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर बर्बाद कर दिया गया। कब अगस्त 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया, 370 के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया। जैसे स्टेटस खत्म किया गया, तो खत्म करने का तरीका क्या था, शायद आपको सबको पता होगा कि यहां पे जो 370 बनाने वाली थी यहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 1956 में बनाकर गई थी। कहा गया था इस 370 को खत्म करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास है, बट जरा सोच के देखो, क्या 370 के जो बनाया था वो जिंदा होंगे, क्या सब मर लिए होंगे? जब सारे मर लिए होंगे तो इसको बर्बाद करने के लिए, 370 को बर्बाद करने के लिए कौन आएगा? तो यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367 से इंटरप्रेट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिंदा नहीं है, तो यहां की विधानसभा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा इसको खत्म कर सकती है। विधानसभा आपको पता है अगर एबॉलिश चल रही है तो यहां पर गवर्नर रूल चला जाता है, लेकिन गवर्नर रूल अगर 6 मंथ तक चला गया तो प्रेसिडेंट रूल चला जाता है। तो अब यहां पे बिल्कुल ऐसा ही किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी नहीं, तो विधानसभा के पास पावर गई, विधानसभा वहां पे एबॉलिश चल रही तो गवर्नर के पास पावर गई, गवर्नर 6 मंथ तक गवर्नर रूल आया, उसका प्रेसिडेंट रूल आया, प्रेसिडेंट बैठे थे रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद ने क्या किया, इसको बर्बाद कर दिया। तो 370 यहां से हो गया बर्बाद, और 370 को बर्बाद कर दिया गया, तो कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था या नहीं था, उस बात पे केस कर दिया गया, और इस केस को लीड करे थे अपने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि अभी इंडिया के 50वें सीजे बने हुए, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया बने हुए हैं, वो इसको यहां पर लीड कर रहे थे। तो यहां पे डी.वाई. चंद्रचूड़ है, 370 है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आया, और इस तरह से, और अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया है। ये बात जब केस गई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये जजमेंट आएगा। रीजन आप देख सकते हो, 370 जम्मू एंड कश्मीर में पीस है। इससे से देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर आज एक यूटी बना हुआ है, बट हाँ एक ऑर्डर आया कि इसे एज ए स्टेट कन्वर्ट कर देना चाहिए, राज्य बना देना चाहिए, और यहां पर जल्दी से कराना चाहिए, यहां पर इलेक्शन कराना चाहिए। तो बस इतनी सी बात यहां पर आई है कि यहां पर इसे स्टेट बनाना चाहिए और इसे इलेक्शन कर देना चाहिए। ये 370 का छोटे से प्रोविजन है, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहां पर खत्म किया है, ठीक है ना। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आगे आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते। एक्चुअली ये ऐसा आर्टिकल था जो मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए था, पुराना भी था, और ये इसकी इस बात से लेट नहीं कर रहा है। इसने यहाँ की वैली के बारे में बताया, वहां की राइजिंग वायलेंस के बताया, ब्लूप्रिंट के बताया, उन सब के बताया। तो मेरे समझ से वन टाइम अगर रीड करोगे तो आप इसके हिस्टोरिकल इवेंट को जान जाओगे क्या, और इन सब बातों को यहां पे जान जाओगे। तो आप इसको वन टाइम एक बार जाके वहां पे रीड जरूर कर लेना, और हाँ कोशिश ऐसा करना कि जो ऊपर वाला पैसेज है यहां पर लिखा हुआ है, इस पैसेज की 2 लाइन लिख देना यहां पर, कि जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे इस पैसेज की 2 लाइन लिख देना, ऐसे इनकी 2-2 लाइन लिखना। तो आपको ये बातें कैसे ना कि इसकी समरी 2 लाइन में सबकी लिख लेना।
एक हफ्ते प्रैक्टिस करोगे तो आपके सीआर में इसका कंक्लूजन निकालना धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि जीके तो मैंने लिख दिया, अब सीआर और इंग्लिश आप लोग इससे देख लेना। मैं इसको हटाता हूं, आगे मूव करता हूं। सस्पेंशन ऑफ द कंटिन्यूज द 49 मोर एमपीज फेसेस एक्शन। शायद आप लोग 4-5 दिन से एक बहुत बड़ी न्यूज देख रहे होगे कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सस्पेंशन किया गया है। मैं इस मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सस्पेंशन को, देखो ये बात कहां पर है, यहां पर भी लिखी हुई है, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखी हुई है। तो मैं हमेशा कहता हूं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल ज्यादा बेटर होते हैं। तो मैं इस बात को इंडियन एक्सप्रेस में समझाऊंगा, तो इसको मैं यहां से लेफ्ट करता हूं, सारी बातों को मैं वहां पर समझाऊंगा। बस यहां पर जो अपोजिशन वो चिल्ला रहा है कि डेमोक्रेसी बर्बाद हो रही है, और जो लीडिंग पार्टी की वो कह रहे कि हम डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और हर बार यही होता है। और इतना अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, तो चलो इंडियन एक्सप्रेस में ही देख लेंगे, क्यों यहां पे डिस्कस करें। नाउ एक छोटी सी बात, नो कोटा फॉर द पीपल विद द ब्लड डिसऑर्डर। एक बात देखो, जैसे आप सब जानते हो कि पीडी कैटेगरी होती है ना, फिजिकल डिसेबल कैटेगरी। जैसे किसी की हैंड, हाथ में प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम है जो फिजिकल डिसेबल, जो में फिजिकली सामने से दिख रहा है। अगर किसी को इंटरनली प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, तो उसको हम पीडी कैटेगरी में नहीं रखते। तो कहा गया यहां पर कि भाई अगर किसी को ब्लड डिसीज है, मतलब ब्लड डिसीज समझ गया कि उसका ब्लड खराब है, तो कहा गया ब्लड डिसीज यहां पे 3 टाइप्स की होती है, ऐसा बताया गया। और तो क्या ऐसे ब्लड डिसीज पर्सन को पीडी कैटेगरी में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? तो इसमें कहा गया 2016 का 2016 के एक्ट से कहा जाता है कि जो ब्लड से डिसीज है उसको रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए। अब यहीं पर बवाल है, क्या इसे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो उसी में बात चल रहा है। तो एक सोचने वाली बात थी, मैंने भी नहीं सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा ब्लड खराब है तो मैं भी तो डिसेबल में आऊंगा ना। हो सकता है कि किसी की ऑर्गन्स फेलियर है, इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर, बाहर के ऑर्गन्स तो सबको दिख जा रहे हैं कि भाई ये फेल है तो इसको पीडी कैटेगरी में दो, रिजर्वेशन दे दो, या इसको कुछ स्पेशल स्टेटस दे दो, या स्पेशल प्रोविजन कर दिया जाए। लेकिन अगर अंदर है तो उसको नहीं दिया था, लेकिन यहां पर ऐसी बात की गई थी इनको भी दिया जाना चाहिए। अब आया रिजर्वेशन, याद रखना जो पीडी कैटेगरी होती है उसको हमेशा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में रखा जाता है, उसको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रखा जाता है। और आपको पता होगा कि रिजर्वेशन हॉरिजेंटल कैसे, कि जैसे पूरे रिजर्वेशन को पूरे को जहां पे जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, एससी हो गई, तो इसके अंदर एक छोटी सी सीट कर देंगे कि जनरल के इतने पीडी मतलब पीडी कैटेगरी, इसके पीडी, इसके पीडी। रिजर्वेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अगर देखा जाए, इंडियन आर्टिकल नंबर 15, 15 और आर्टिकल नंबर 16 रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 किसी भी स्कूल और कॉलेज की सीट में रिजर्वेशन की बात करता है, और ये जॉब के लेकर रिजर्वेशन की बात करता है। मैं अभी भी किसमें नहीं जा रहा हूं कि यहां पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखना, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पीडी कैटेगरी के लिए नहीं दिया जाता है। तो इस कारण से केवल मैं इन सीट में बात कर रहा हूं। पीडी कैटेगरी सब जानते होंगे, जैसे क्लैट का एग्जाम होगा, सेम क्लैट के एग्जाम में भी पीडी कैटेगरी के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो ऐसे करके हमारा बना ये रिजर्वेशन कैटेगरी। अब कभी और होगा तो हम लोग देखेंगे रिजर्वेशन के लिए। और इसमें कुछ दिन पहले न्यूज में EWS भी था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बेस पर रिजर्वेशन, जिसको 2019 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था, और ये एलिजिबिलिटी होगी। अब देखना, अगर इसमें चेंज किया जाता है फ्यूचर में, या कोई इसमें कमेटी बैठती है, तो वो कमेटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में जब आएगा। अभी तो बस मना कर दिया गया, खत्म। ये आर्टिकल आपको खुद से पढ़ने का, HFSS। यहां पर कहा गया फूड के कारण कहा जाता है, फूड जो हम लोग इतना अच्छा खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ताकि जितनी फास्ट खाओगे उतनी फास्ट ऊपर जाओगे, ये होता है फास्ट फूड। तो उस फास्ट फूड के चलते कहा गया कि जो हमारी डिसीजेज है, डिसीज एक होती हैं जो हमारी डिसीज ट्रांसफर नहीं होते। ट्रांसफर समझ गए ना, कि मतलब पेरेंट्स से किसी जेनेटिक नहीं होती हैं। तो वो डिसीजेज जो होती हैं, कहा गया कि 1990 से लेकर 2020 तक ये लगभग 65% ये बढ़ चुकी हैं। तो डिसीज जो होती हैं फास्ट फूड या खाने के कारण, डिसीज जो कॉन्टिन्यूस बढ़ रही हैं, कितना ज्यादा बढ़ी है उस बात कर, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये लिखा। बाकी आप पता है कि जीके के लिए इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, क्या खाना चाहिए, खाओ जो खाना है।
है ना। ऐसी बातें यहाँ पे, तो ये नॉन जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं उनकी बात कर रहा है, जैसे फैट, मोटापा होना, और मोटापे होने से कितने डिसीज बढ़ती है उन बात को दिखाया गया। मैं फैट के बाद ब्लड प्रेशर, शुगर और इन सब की बात की गई। तो एक बार इसको रीड कर लेना, बस इतना मैं कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। ये भी आपके द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन लिया गया है। हाँ, ये सेक्शन जो है वहां पे भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी यहीं पे, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा है तो मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूं। मैं छोटी सी बात है, नेतन्याहू ने मोदी जी को कॉल किया है रेड सी में थ्रेट के लिए। तो इस आर्टिकल को इतना लिखा हुआ है कि पूरी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। पूरी बातें समझने के लिए आपको, आप न्यूज़पेपर, तभी कहता हूं न्यूज़पेपर कभी इनफ नहीं हो सकता कि आप सब बातों को यहां पर समझ पाओ। न्यूज़पेपर में इतना लिख दिया गया, अब ये समझ में नहीं आया कि रेड सी में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगा तो समझना। ये अपना इंडिया, प्यारा भारत बना, ये अपना इंडिया बना, और इससे इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान बना, अफगानिस्तान के बगल में इराक बना, ईरान बना, यहां इराक बना, इराक के बाद ये वाला पूरा गल्फ वाला रीजन बना, और इस गल्फ वाले रीजन में यमन और ओमान और यमन बने, और यहां से बीच में यहां से अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स आ गया। और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में शायद सबको पता है ये वाला रीजन बना और कुछ ऐसे बना, और यहां पर ओशन बना हुआ है, और ये वाला मेडिटेरियन सी है, और यहां पर आपका इजराइल है, ये वाला रीजन इजराइल है, और यहां पर ये वाला कौन सा, रेड सी है। हमारे रेड सी की बात की गई है, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इजिप्ट कहते हैं, और इस इजिप्ट में के बीच में यहां पर स्वेज कैनाल बनी हुई है। तो ये कुछ मैप का रिप्रेजेंट था, इसे रेड सी कहते हैं। समझना, रेड सी में क्या है कि अभी पता है इजराइल के दुश्मन 3 हैं। एक तो यहां पर बैठा हुआ हमास, और यहां पर हाउदीज जो है ना, जो यहां पर हाउदीज, जो ओमान में बैठे हुए वो मुस्लिम का ग्रुप जो अपोज कर रहा है, किसका अपोज कर रहा है, इजराइल का। वो अब क्या हुआ कि अगर इजराइल ट्रेड करना चाहता है इंडिया से तो कुछ ऐसे जाएगा, इसके रास्ते से यहां से आएगा और यहां से इंडिया में आएगा, या पाकिस्तान, या तो इस वाले रीजन में जाने के लिए जाएगा। और यहां पे क्या होता है, जब अपनी शिप जा रहा है तो यहां पे बैठे हुए मुस्लिम जो अपोज कर रहे हैं इजराइल का, वो अटैक कर दे रहे हैं और इसकी शिप को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। बिल्कुल यही केस देखने को मिला, एक शिप पे हेलीकॉप्टर लाके उसे डिस्ट्रॉय किया गया, खत्म किया गया। तो यहां से इजराइल का ट्रेड खत्म हो जा रहा है। इजराइल ने कुछ दिन पहले अपनी एक शिप, बहुत बड़ी सी शिप भी यहां पर भेजी थी इनको यहां पर बर्बाद करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और अब ये इनको बर्बाद करके बैठे। तो अब कहा गया कि रेड सी से किस तरह से ट्रेड किया सकता है, वो अब मोदी जी से इन्होंने बात की। देखने वाली बात होगी कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन सा निकलता है जहां से ट्रेड करना आसानी होगी। वो जब तक इजराइल और हमास, लगता नहीं था कि हमास इतने दिन तक इसको फाइट कर पाएगा, लेकिन हमास के दिन यही बात होती, यही एक खूबसूरती इन वॉर की। लग रहा था इस यूक्रेन को थोड़ी देर में बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन बर्बाद यूक्रेन नहीं हुआ, 2 साल से फाइट कर रहा है। कितना छोटा सा गाजा, मैं कह रहा हूं जयपुर बड़ा हो जाता है, गाजा उससे भी ज्यादा छोटा है, जयपुर से बड़ा। और उस जयपुर को एक इजराइल जैसा वर्ल्ड में इंडिया से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंट्री खत्म नहीं कर पाए। रीजन समझना, कहते दुश्मन पाल लिए इसने। जो मुस्लिम कंट्री है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, जो इजराइल के दुश्मन थे। बाद में इजराइल जो करना वो करेगा, लेकिन अभी तो खुद बर्बाद हुआ पड़ा है ना। तो वो दुश्मन इसको जुड़ते गए, इजराइल के दुश्मन, और यहाँ पर आते गए सारे मुस्लिम कंट्री, सारे नहीं मोस्टली जो दुश्मन थे वो दुश्मन इकट्ठा होते गए और इसका सपोर्ट करने लगे। अब परेशान हो रहा है यहाँ पर इजराइल। सेम ऐसे यूक्रेन का सपोर्ट करने वाले कौन से आ गए, पूरा वेस्ट आ गया। वेस्ट का मतलब पूरा यूरोप आ गया और अकेले पड़ गए यहाँ पर रसिया, और रसिया फाइट किए जा रहा, लड़े जा रहा, नहीं वॉर खत्म होगा। मैं हमेशा, मेरी माननी रहती, मेरी आइडियोलॉजी रहती कि वॉर को वॉर से कभी खत्म किया ही नहीं सकता। वॉर कम से कम पीस से खत्म किया जाता है। क्या इस बात का आइडिया कभी नेतन्याहू को रहा होगा क्या कि वो इतना लंबा वॉर चलेगा, सोचा भी नहीं होगा। और एक बात तो सीखनी चाहिए थी कि जब यूक्रेन जैसा कंट्री इतना फाइट कर सकता है दुनिया के सपोर्ट में, तो वहां भी फाइट हो सकती है, और वही फाइट यहां पर देखने को मिली। तो बस इस तरह से आप इसको देख लेना, इजराइल इसको। अब देखने वाली बात होगी इसका क्या निकल गया है। यहां पे एक नाम लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, बाब अल मंदेब। इंपॉर्टेंट मार्क करना बाब अल मंदेब को। बाब अल मंदेब क्या है कि नैरो पास था। नैरो पास क्या है समझना। यहां पर देखो जरा,
जब यहाँ पे मैंने कहा स्विच करा ले, इन दोनों के बीच में एक नैरो पास बना, इसे बाबल ने, यहाँ पर क्या होता है एक साथ स्पीड से नहीं निकल सकते, बहुत नैरो पास पड़ता है, तो धीरे धीरे करके शिप निकलती है। तो ये रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने के लिए बाबल देव की, जो इसे बोलते हैं बाबल देव, तो ये जगह का नाम है। यहाँ से इस लोकेशन से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर स्विच करना, और यहीं पे आपको शायद पता होगा इस वाले रीजन में भी एक क्या बनती है, यहाँ पे स्पेन बनता है और स्पेन से अफ्रीका बनता है। कोई बताना मुझे इस जगह पे कौन सा पास स्ट्रीट बनता है, ये मुझे बताना। ये भी स्ट्रीट था, तो ये हमें यहाँ पर और यहीं पर हिट करने की कोशिश किया, तो यहीं पे मुस्लिम इजराइल के सारे जो शिप हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। तो प्लीज एक बार इसको देखेंगे आगे चलिए क्या रिजल्ट आता है, इसका कोई अल्टरनेटिव रूट ढूंढा जाता है, या इसको हो सकता है यहाँ से घूम के लाया जाए ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा घूमा जाएगा तो पता है 7000 किलोमीटर लगभग लेंथ बढ़ जाएगी, और जो भी प्रोडक्ट आने वाला होगा उसकी कॉस्टिंग में इफेक्ट करने लगेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये इसको प्रॉब्लम करने वाला है। देखा जाएगा जो होगा। अभी तो बस मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ आना यहां पर देखो, मैं इस बात को मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये पुरानी बात है। हुआ क्या है, आम आदमी पार्टी है, ये न्यूज आती रहेगी लगातार, इस कारण से मैं समझा रहा हूं। आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट चला रही है, इसको लीड करते हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के जो क्लोज मिनिस्टर्स थे, जैसे आपने नाम सुना होगा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सबको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने का रीजन था कि वहां पे एक स्कैम हुआ था, जो स्कैम रिलेट कर रहा था, स्कैम किसी लिकर अल्कोहल से बिलोंग कर रहा था, उसके रिगार्डिंग क्या हुआ था यहाँ पर, उसके रिगार्डिंग एक स्कैम हुआ था। उस स्कैम में इन सबको अरेस्ट किया गया, और अरविंद केजरीवाल से भी एक बार इंक्वायरी पूछताछ हो चुकी है। अब दोबारा बुलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। मैं एक बात बता दूं कि जैसा मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा मुझे प्रेडिक्शन लग रही है। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। मैं क्या, अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो अपने सीएम को भी अनाउंस करने वाले हैं कि नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा, या जेल से गवर्नमेंट चलाई जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। अभी तो जस्ट प्रेडिक्शन है कि क्या होने वाला है। लेकिन यहां पर कॉल की गई दोबारा इनको, जो लिकर स्कैम हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, उस घोटाले को लेकर यहां पर ये पूरे हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ यहां पर हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो 21 दिसंबर कल की दिन है, कल के दिन अपीयर होंगे। पिछली बार इनको बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल अपीयर नहीं हुए थे, दोबारा इनको बुलाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली कि यहां पर कल ये जाएंगे, फिर देखते हैं कि यहां पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, जो होगा तो देखा जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से यहां पर ईडी ने इसको बुलाया। एक बॉडी न्यूज में आ गई ईडी, साइड में हेडिंग लिखना आप लोग यहां पर ईडी, और ईडी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखना। ईडी का फॉर्मेशन कब हुआ, ईडी का हेडक्वार्टर कहां पे, ईडी को लीड कौन कर रहा है, ईडी का टेन्योर के जो टर्म्स होता है वो कितने साल का होता है, वो लिख लोगे तो सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। एक दो बार ही आएगी, फिर तो हमें याद होना शुरू हो जाएगा। आगे चलेंगे तो बता दूंगा जब मैं ढंग से इनको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने वो वाला आर्टिकल जो मैंने कहा था मैं बाद में समझाऊंगा, वो आर्टिकल यहां पर आ गया है। वो आर्टिकल कौन सा है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो आर्टिकल इनके कॉमन आर्टिकल, इन ऑथर के देख लो, कॉमन आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे मोस्टली इंडियन एक्सप्रेस में इनके आर्टिकल देखोगे। यहां पे क्या हुआ कि 141 अपोजिशन लीडर को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। याद रखना, ये जो लीडर हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग पूरी अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बात समझना, लोकसभा में टोटल पर्सन कितने हो सकते हैं, 543 हो सकते हैं एट प्रेजेंट, और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, तो 245, और उनमें से इतने सस्पेंड कर दिए गए। तो अपोजिशन इस समय है ही नहीं है वहां पर। पहली बात ये समझना सस्पेंड क्यों किया गया है। तो देखो एक बात आपने देखा होगा, यहाँ पे ओम बिरला साहब बैठते हैं, नीचे यहाँ पर पक्ष बैठता है, विपक्ष बैठता है, लीडिंग पार्टी बैठती है, अपोजिशन, बट बीच में एक वेल बनाया जाता है। कहा जाता है इस वेल में आना बैन, वेल में कोई भी नहीं आ सकता, ये बीच वाली जगह पे नहीं आ सकता, और वेल में और अपोजिशन ये बैठा हुआ था, ये लीडिंग पार्टी बैठी थी, अपोजिशन के कुछ मेंबर इस वेल पे आ गए। यहां पर स्पीकर बैठा हुआ, 3 जो इस मेंबर थे वो इस स्पीकर हाउस के पास पहुंच गए। तो इन 3 को तो प्रिविलेज कमेटी के पास भेज देगा कि इनका कब तक सस्पेंशन होता देखा जाएगा, लेकिन इनको बाकी सबको जितने यहां पहुंचे थे उन सबको इस तरह से सस्पेंड किया गया है। आप कहोगे सर ये क्यों पहुंच गया था, इसका रीजन है। आप लोग अगर थोड़ी वो करंट अफेयर से अवेयर हो तो आपने 2-3-4 दिन पहले एक न्यूज देखी थी कि 2 पर्सन ऐसे आए थे जिन्होंने वहां पर आके बम तो नहीं था, इनडायरेक्टली मैं कहूंगा कि एक छोटा सा जैसे स्मोक वाला एक बम डाल दिया था, जो वहां पर हंगामा क्रिएट किया था। तो जो वो क्रिएट किया गया हंगामा, तो उस हंगामे उसमें क्या हुआ कि अब सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे भारत में किसकी होती है, याद ना, जब भी सिक्योरिटी की बात है तो होम मिनिस्ट्री में आता है।
और होम मिनिस्टर कौन, सिक्योरिटी होम मिनिस्टर कौन इस समय, हमारे कंट्री के अमित शाह सर है। अमित शाह हैं और इन अमित शाह से जो अपोजिशन था, जो सस्पेंड था, वो कह रहे थे कि रिस्पॉन्स करो, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में फॉल्ट कैसे हो गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अमित शाह का कहना है, लीडिंग पार्टी का कहना है कि जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अमित शाह का कहना है कि जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर अलग से कमेटी बैठाई गई है कि क्यों हुआ है। अगर वो कमेटी रिस्पॉन्स करेगी तो उसके बाद मैं रिस्पॉन्स करूंगा, अभी मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा। और उस चक्कर में इन्होंने कहा कि नहीं, हम अमित शाह से जवाब चाहते हैं, जवाब मांग सकते हैं, हाँ मांग सकते हैं। और अमित शाह ने जवाब देने से मना कर दिया। एक दिन इन्होंने अपोज किया, 2 दिन अपोज किया, तीसरे दिन आपको पता है वेल जो मैंने बताया उस वाली लोकेशन में, वेल वाली लोकेशन में आ गए। और लोकेशन में आने के बाद जितने लोग वेल वाली लोकेशन में, उनको सस्पेंड कर दिया गया। याद रखना, अब तक का ये इस पूरी इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सस्पेंशन है। इसके पहले 62 लोग को 1989 में सस्पेंड किया गया था और उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने सस्पेंड किया गया था। राजीव गांधी को भी इसी में सस्पेंड किया गया था। उनने भी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अपोज में क्या किया गया था उस कमेज में। लेकिन हाँ, एक बात और समझना, जो ये 62 लोग सस्पेंड हुए थे, इनने सॉरी बोल दिया था, माफी मांग ली थी और सॉरी बोलने के बाद इनको 3 दिन के अंदर फिर से इनको वापस कर दिया गया था। बट यहां पे ऐसा केस नहीं हुआ है, इनने सॉरी नहीं बोला है। अगर सॉरी बोल दिया तब क्या होगा, तो इसको सस्पेंड कौन करता है? तो पहले देखो, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं या राज्यसभा स्पीकर होते हैं, स्पीकर जानते हो आप लोग, स्पीकर, दोनों स्पीकर सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करने की पावर स्पीकर के पास आती है। और देखना सेक्शन नंबर कौन सा आता है, तो सेक्शन 377 जो होती है वो आपकी राज्यसभा में पावर, लोकसभा में पावर देती है सस्पेंड के, और 255 जो है वो राज्यसभा में पावर देती है कि सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि भारत में पहली बार सस्पेंशन कब हुआ था? 1962 में भारत में पहली बार सस्पेंशन हुआ था, जो कि इस वाले पूरे आर्टिकल में बताया गया। 1962 से 1967 वाले पार्ट है, उसमें सबसे पहले सस्पेंशन हुआ था। नाम था राम सेवक यादव और मनी राम। याद रखना, भारत में पहला सस्पेंशन राम सेवक यादव और दूसरा मनी राम का यहां पर सस्पेंशन हुआ था। यहां पे ऑथर कर रहा है कि हमारे भारत में पहले तो एक अच्छा काम हुआ करता था कि पहले कि जब अपोज किया जाता था, अपोज करना क्यों होता था कि सडन अपोज था। सडन अपोज का मतलब कि कोई क्वेश्चन चल रहा था, कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा था वहां पार्लियामेंट में, आंसर देते समय किसी को अच्छा नहीं लगा तो वो अपोज करने लगा। जब अपोज करने लगा तो हुआ क्या कि उसको रोका गया, इंटरप्ट किया गया, फिर से दोबारा इंटरप्शन हुआ। तो वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए गए कि मुझे इस बात से खुश नहीं हूं, या मैं इनके रिसोर्स से, मान लो अमित शाह किसी बात में बोल रहे होते हैं और उसका रिस्पॉन्स दे रहे होते, किसी को पसंद नहीं है तो अपोज होता। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमारे यहां इंटेंशनली क्या किया था, यहां पर इसको लीड किया था कि एक दिन पहले सोच के आते हैं कि आज के हम सदन की कार्रवाई को करने नहीं देंगे, तो उस कारण से कहा गया कि ये हमारी डेमोक्रेसी। और दूसरी बात, एक बात और बोली गई इसमें, तो आपत्ति रहेगी, जो अपोजिशन है हमारा, उसके पावर क्या है? चिल्लाने के अलावा कुछ है नहीं है। तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी अपोजिशन की पावर बढ़ानी चाहिए, अपोजिशन पावर बढ़ाने के बाद, ताकि थोड़ा सा अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो यही बात यहां पे की गई है कि अपोजिशन की पावर बढ़ानी चाहिए। यही बात इन्होंने इसमें कहा है कि जो इन्होंने एक लाइन लिखी है इसमें कि जो 14th लोकसभा थी और उसमें जो स्पीकर थे सोमनाथ चटर्जी, उनके स्टेटमेंट को लिखा है कि जो पहले होता था, तो पहले तो जानबूझकर वॉयलेंस क्रिएट नहीं किया था, ना नॉइस क्रिएट किया था। तो अब तो क्या किया जाए कि जानबूझकर एक पहले से प्री प्लान चीजें आते हैं और उनको अपोज किया था। लेकिन एक बात देखा जाए, अगर पहले दिन इन लीडर ऑफ द जो अपोजिशन थे, अपोजिशन ने पहले दिन कहा कि हमें स्पीच उनसे जवाब चाहिए, तो जवाब इन्होंने मांगा, जवाब नहीं दिया तो उन्होंने और अपोज किया, जवाब इन्होंने और नहीं दिया तो इन्होंने और अपोज करके वो आगे पहुंच गए। तो कहा गया कि भाई इनका काम है जवाब मांगना, तो जवाब तो मिलना चाहिए। ये भी बात डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। सेम कहा गया कि इन्होंने एक बात आ रही कि मणिपुर में भी इसी कारण से हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ता। क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन में लास्ट दिन पीएम को बोलना ही पड़ता है, मजबूरी होती है। तो उसने बोले अगर पहले बोलते तो ये बात ही नहीं आती। ये कहना है अपोजिशन कहना है, और लीडिंग पार्टी का अलग कहना है कि जो इस सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो संसद की सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओम बिरला के पास चलती है, तो ओम बिरला इसका रिस्पॉन्स करेंगे, होम मिनिस्ट्री को। तो अलग अलग अपने दोनों के व्यूज है। तो ये बात एक अच्छा सा आर्टिकल था। क्यों सस्पेंशन हुआ, क्या हुआ, ये बात बताइए। इस समय का सबसे बड़ा सस्पेंशन है। कितने दिन का सस्पेंशन होता है वो देखने वाली बात होगी। और एक्चुअली बता दूं कि ये आज
कल परसों ये सेशन एंड हो जाएगा, जो विंटर सेशन एंड हो जाएगा, तो 3 दिन में तो इनका सस्पेंशन वापस नहीं होगा, तो हो सकता है कि अगले सेशन तक के लिए ये सस्पेंशन निकल जाए। 3 जो हैं, जो आपके पता है स्पीकर तक पहुंच चुके थे, उनको तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अभी जब उनकी कमेटी बैठी, कमेटी जो जजमेंट करेगी वो इनको तो केवल अभी तक एक, बाकी जितने तो उनको केवल एक तक सस्पेंड किया जाएगा। और आपको पता है कि बिल बहुत सारे पेंडिंग है, जो आप लोग को भारतीय न्याय संहिता बिल कर रहे थे वो भी इस समय ऑन चल रहा है। तो हो सकता है कि भारतीय न्याय संहिता का डिस्कशन कैसे होगा, जब अपोजिशन तो ही नहीं, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया, डिस्कशन भी होने के चांसेस बहुत कम है। नाउ मैं इसको बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट में देखता हूं। मैंने वही बात बताई कि मोदी जी और इजराइल के पीएम की यहाँ पे बात हुई थी, नेतन्याहू की, वो बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताई, ये इसमें इंडियन एक्सप्रेस में छाया था। ज्ञानव्यापी, देखो ये बताना नहीं चाहिए था, बस मैं छोटी बात, ज्ञानव्यापी HC में चल रहा है। ज्ञानव्यापी बाद एक नई न्यूज आई थी परसों वाली न्यूज में, जो मैं द हिंदू लेने आया था, लेकिन वो टेक्निकल इश्यू के कारण नहीं हो पाया था। तो वहां पे जो मथुरा में जो टेंपल है उसमें भी क्या चल रहा है, इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके जजमेंट को भी देखने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ज्ञानव्यापी में क्या है कि आपको पता है कि एक मस्जिद है, मस्जिद कहां पर है, वाराणसी में। कहा जाता है कि ज्ञानव्यापी नाम से समझ में आ रहा है कि पहले हिंदू टेंपल हुआ करता था और उसे दोबारा फिर से रिस्टार्ट करने के लिए कि इसको हिंदू टेंपल बनाया जाए, मस्जिद को हटाकर, उसके लिए यहाँ पर केस चल रहा है। वही बात यहाँ पर है, वहीं पर वर्शिप एक्ट न्यूज में आता है। तो वर्शिप एक्ट को भी हाईलाइट करना कि वर्शिप एक्ट क्या होता है। वर्शिप एक्ट क्या होता है तो मैं बताता हूँ। वर्शिप एक्ट क्या होता है कि वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया, 1991 में लाया गया। आप बताना इसमें जजमेंट से क्या कहोगे, देखते हैं इस एक्ट के यहाँ पर क्या जजमेंट आता है, देखना। वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया और कहा गया कि 1947 तक मान लो कोई एक टेंपल था, तो कहा गया कि 1947 अगर टेंपल था उसके बाद भी टेंपल बना रहेगा। 1947 में कोई मस्जिद थी तो वो भी उसके बाद मस्जिद बनी रहेगी। एक्सेप्ट कर दिया गया था अयोध्या, आपको पता है कि जो हुआ अयोध्या में वो उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था। अब अगर मैं इनसे कहूं वर्शिप एक्ट से कि यहां तक ये मस्जिद थी 1947, तो उसके बाद भी क्या बनना चाहिए, मस्जिद बना रहना चाहिए। वर्शिप एक्ट तो ये कहता है, लेकिन आपको पता है कि इन एक्ट में चेंज भी किया जाता है, तो चेंज होकर जो आएगा वो देखा जाएगा। अभी तक तो मुझे नहीं पता, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कब तक चलेगा ये भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो आप देखना मथुरा भी कुछ दिन में न्यूज रहेगा और खुद में ज्ञानव्यापी तो न्यूज में है ही। मैं इसकी पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वरना मैं इसकी पूरी स्टोरी बताता, कभी आएगा बताएंगे। हाँ, ये आर्टिकल आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपके काम का इसमें आर्टिकल नहीं है, सुन लेना कि न्यूज में क्या चल रहा है। 2024 एक इंपॉर्टेंट ईयर बनने वाला है। 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर बनेगा 2024। रीजन क्या है कि आपको पता है कि यूएसए में इलेक्शन है लगभग नवंबर के आसपास, रशिया में इलेक्शन है, पुतिन शाख दांव में लगी है, हार भी सकते हैं यूक्रेन वॉर के कारण। इंडिया में भी इलेक्शन है, तो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी जगह यहां पे इलेक्शन पड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहां पे क्या पॉलिटिकल चेंज होता है। पहले देखा जाए यूएसए और रशिया, ज्यादा ध्यान में रहेगा। क्यों, यहां पर तो लगभग बहुत सारी चीजें क्लियर हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन रहेगा, चीजें क्लियर रहती है, लेकिन यहां पर क्लियर नहीं है। क्यों, बाइडेन की पॉलिसी बहुत ही घटिया रही है, बाइडेन से लोग नाखुश है। रशिया 2 बार से लगातार पीएम बैठे पुतिन, और अब पता नहीं वहां के सेंटिमेंट्स क्या हो लोगों के। क्यों कि वॉर को अच्छे से कंट्रोल ना कर पाना भी उनकी एक नाकामी हो सकती है। क्राइसिस आना, वहां पे आपको बता दूं कि एप्पल आईफोन नहीं मिल रहे हैं, कोकोला नहीं मिल रहा, दुनिया की सारी कंपनी वहां से वॉकआउट कर चुकी हैं, नई कंपनी वहां पे स्टैब्लिश हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जब नई कंपनी स्टैब्लिश हो रही होंगी तो जो लाइफ होगी वो इतनी इजी गोइंग नहीं होगी कि अगर मैं मोबाइल खरीदने जाऊं तो मुझे वो क्वालिटी नहीं मिलेगी दूसरी बार जो एप्पल में आईफोन मिलती है या अदर कंपनी मिलती। तो ये वहां पे चैलेंजेस रहेंगे, वहां पे रिसेशन, बहुत प्रॉब्लम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद, जो एनआरआई वहां से बने थे उनको प्रॉब्लम, उनको दोबारा घर वापस आने में उनकी जॉब गई, ये सब प्रॉब्लम है। अब उन प्रॉब्लम को किस तरह से देखेगा, किस तरह से रशिया देखेगा, ये मुझे नहीं पता। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा रशिया में डिक्टेटरशिप जैसी है तो उसके लिए भी कयास नहीं लगा सकते कि वहां पर क्या होता है। 90% तो वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप भी है और पुतिन ही जीतेंगे क्योंकि अपोजिशन में कोई है नहीं है। अपोजिशन को जेल में डाल रखा है, शायद आपको पता होगा, जो अपोजिशन लीडर था वो जेल में है, तो वो बातें भी यहां पर है। तो बस मैं इतना आपको वो बता दूं कि 1 साल तक आपका आने वाला साल क्लैट 2025 होगा वो आपका इससे घिरा रहेगा, ट्रंप, पुतिन और इंडियन इलेक्शन से पैराग्राफ बनेगा। तो बस आप लोग उस पॉलिटिक्स में मत जाओ, बस ये देखो कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने इस बिहाफ पर इसको बता दिया। हाँ, एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। टेलीकॉम बिल व्हाट इज कंसर्न, मैं छोटी सी बात बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। टेलीकॉम बिल, पहली बात बिल है, एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, और हो सकता है कल हो जाए। तो 2 बिल अभी पेंडिंग चल रहे हैं, हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा सा सेशन आया, बहुत बड़ा सा सेक्शन आएगा इसका। एक मैंने कल पोस्ट ऑफिस बिल का मैंने नहीं पढ़ा पाया, मैं बताता हूं। पोस्ट ऑफिस बिल, जो पोस्ट ऑफिस बिल है वो ऑन गोइंग चल रहा है
और पोस्ट ऑफिस बिल में अभी एक कंसर्न दिखाया गया। पोस्ट ऑफिस सबसे पहले कब बना था? 1854 में बना था। उसके बाद लास्ट एक्ट आया था 1898 में आया था। नाउ लास्ट चेंज किया जा रहा है 2023, 125 साल में इसमें चेंज किया जा रहा है। ये ऑलरेडी पास पड़ा हुआ है राज्यसभा से और लोकसभा में 100%, लोकसभा में 100% ये पास हो जाएगा। इसके कंसर्न क्या थे आपको बता दूं। कंसर्न था कि सबसे पहली बात, अब कोई लेटर जाएगा तो पोस्ट ऑफिस के जो लोग होंगे, जो पोस्ट ऑफिस के लोग होंगे वो उसे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो फिर से यहीं पर आएगा राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 का वायलेशन। एक चीज और है, क्या कहा गया, देखना ये बिल थोड़ा सा मतलब सोचने में मुझे तो अजीब लगा, पता नहीं गलत भी हो सकता हूं, कि अगर एक पोस्ट है वो अपने टाइम पे दूसरे के नहीं पहुंची या खो गई, उसमें पोस्ट ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो फिर कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? पोस्ट ऑफिस वहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बात भी इसमें जुड़ी हुई है। और ठीक है ना, इतनी ये बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा भाई? तो ये बात भी। और यहां पर टेलीकॉम बिल आए। टेलीकॉम बिल मैं एक्चुअली एक लाइन बता दूं, ये सैटेलाइट का जो सैटेलाइट से होने वाले स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन उसको बता रहा है। कहा गया कि जो सैटेलाइट्स का स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, सैटेलाइट से किस तरह से हम लोग टेलीकॉम को रेगुलेट करेंगे, उसके लिए ये बिल आ रहा है 2023 आ रहा है। ठीक है ना। तो जब बिल है, जब एक्ट बदल जाएगा तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगर कोई बड़ा आर्टिकल आता है तो मैं जरूर देखूंगा, इसको रीड जरूर कर लेना है एक बार। ठीक है ना। बस इतनी बातें बता रहा हूँ। वन वेब आया है, वन वेब आ गया, ठीक है, इन सब बातों को हम लोग देख लेंगे। बस इतना आप लोग इसमें देख लेना। ऑलमोस्ट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला ये वाला पोर्शन में डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट था। ठीक है ना। आई थिंक आज का पूरा जो इंडियन एक्सप्रेस दोनों बातें मैंने यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस की। ठीक है ना। आप लोग देख लेना। कल से हम लोग रेगुलर वे में ढंग से पूरी और भी आर्टिकल के साथ हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप बस इसको कंटिन्यू जुड़ते रहें, कोशिश करना लाइव देखना, बिना लाइव के आप लोग नहीं रुकना। और दूसरी बात, कमेंट करते रहना। मैं कमेंट की कल ही इसके रिस्पॉन्स में आपके यहाँ पे लगाऊंगा, जो क्वेश्चन होंगे उनको जरूर लगाऊंगा। टेलीकॉम में जो ठीक से पढ़ाना है वो आएगा, वो पढ़ाऊंगा, आते रहेंगे, मुझे पता है। 4 दिन बाद आप परेशान हो जाएंगे कितना टेलीकॉम पढ़ेंगे। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।